Okay, a very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing. Today we will see SGPGI previous year question paper that will be with solved explanation. As you all know, upcoming 16th को आपका SGPGI का एग्जाम है, so might be it will be very helpful for you. So start करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया आपको? इन इंडिया वेयर वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग. ठीक है, कहाँ पे फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग को एस्टैब्लिश किया गया था, प्लेस पूछी गई है. बॉम्बे में, कोलकाता में, मद्रास में या फिर गोवा में. ठीक है, yes the correct answer is madras and the another name of madras is chennai. ठीक है, ये कब किया गया था देखिए, इन 1871. ठीक है, 1871 फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग was started in Government General Hospital, Madras. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? all the visitors which are traveling from India to Kenya, इंडिया से केन्या, उगांडा, वांडा, निगेरिया, माली, घाना and Ethiopia are required to be vaccinated against which vaccine with an international certificate proving so. ठीक है, इंडिया से आप पर्टिकुलर कुछ ये जो नाम दिए गए हैं कंट्रीज के, वहां पे आप अगर विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कौन से पर्टिकुलर वैक्सीनेशन आपको लेनी पड़ेगी विद एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो कि प्रूव कर रहा है कि यस यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दैट इज कोविड, इबोला, येलो फीवर और बीपीटी. सी, कोविड अब कहीं पे भी जाए, ठीक है, इफ यू आर ट्रैवलिंग तो हमको पूरा कोविड का लग रहा था, स्टेट टू स्टेट भी लग रहा था एंड कंट्री भी लग रहा था, सो कोविड तो नहीं होगा. ठीक है, इबोला इज ऑल्सो नॉट देयर और डीपीटी भी नहीं होगा, दैट विल बी येलो फीवर. ठीक है, येलो फीवर का जो वैक्सीनेशन है, इफ वी आर गोइंग टू एनी एंडेमिक एरिया, ठीक है, एंडेमिक एरिया, सो बिफोर 10 days वी शुड बी वैक्सीनेटेड विद द येलो फीवर. ठीक है, येलो फीवर क्या है? एक्यूट वायरल हेमरेजिक डिजीज. क्या कॉज करता है ये? एक्यूट वायरल हेमरेजिक डिजीज infected by और spread by mosquitoes. ठीक है, ओके. सो येलो फीवर, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पर्टिकुलर इन दिस एरिया, केनिया, उगांडा, रिवांडा, निगेरिया, माली, घाना एंड इथियोपिया, वी नीड टू बी वैक्सीनेटेड बिफोर 10 days, okay, before traveling to this particular areas. See, total doses required for कोविडशील्ड. ओके, आपको यहाँ पे डोज पूछा गया किसका? कोविडशील्ड वैक्सीन का इन हेल्थ केयर वर्कर. टोटल डोजेस रिक्वायर्ड ऑफ कोविडशील्ड वैक्सीन इन हेल्थ केयर वर्कर. आप सभी को पता है कि कोविडशील्ड वैक्सीन, जब कोविड हमारे इसमें आया था तो हमको कितने वैक्सीन लेने थे. ठीक है, आपको टोटल डोजेस पूछे, 1 dose, 2 dose, 3 doses और 4 doses. You all know we taken 3 doses, first dose, second dose and third dose. That third dose was our booster dose. Okay, so just give me a minute. That is 3 will be our correct answer. Total 3 doses. Okay, next question is, one patient come in the clinic. आपके पास एक patient आया है क्लिनिक में with redness, pain and tenderness in the breast. ठीक है, one patient came in the clinic with redness, pain and tenderness in the breast. What would be the possible cause of the breast abscess? ठीक है, आपको किस चीज का cause पूछा गया है? What would be the possible cause of the breast abscess? ठीक है, पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सेस है, उसके कुछ सिम्टम्स भी दिए हैं, तो क्या कॉज होगा इसके पीछे? स्टेफिलोकोकस ऑरियस होगा, गोनोरिया होगा, न्यूमोकोकल होगा या स्ट्रेप्टोकोकस होगा?
See here the correct answer will be Staphylococcus aureus because Staphylococcus aureus is the bacteria which causes breast abscess. ठीक है, और ये जो symptoms दिख रहे हैं ये हमको Staphylococcus aureus के infection में usually दिखाई देता है. ठीक है. Okay. Next question is most common STD in men. ठीक है, STD is सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मोस्ट कॉमन कौन सा होता है वो पूछा गया. देखिए ये जो चारों भी ऑप्शन दिए ना, सीफाइलिस, गोनोरिया, क्लेमिडिया एंड HIV, दिस ऑल आर क्या है, ये सबके सब दिस ऑल आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोस्ट कॉमन. सो मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन मेन इज क्लेमिडिया. ओके, इट इज क्लेमिडिया मोस्ट कॉमन. Then next question is a child admitted with eye infection disease. Okay, एक बच्चा है जिसको आई इन्फेक्शन है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक आई ड्रॉप. यहाँ पे आई ड्रॉप की बात हो रही है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप. द आई ड्रॉप एडमिनिस्टर इन. ओके, आपके को आई ड्रॉप के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है. एक चाइल्ड है जो आई इन्फेक्शन के साथ एडमिट हुआ है एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप. तो वो आई ड्रॉप कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, अपर आईलिड में, लोअर आईलिड में, इनर कैंथस ऑफ द आई या फिर आउटर कैंथस ऑफ द आई. सी ये जो कैंथस दिया गया है ना, यहाँ पे यूजुअली जो है ना हम आई के ऑइंटमेंट्स लगाते हैं. ठीक है, आई ऑइंटमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं. देन अपर आईलिड में तो नहीं डाला जाएगा. ठीक है, लोअर आईलिड जो है वहां पे लोअर आईलिड को क्या करते हैं हम, पुल डाउन करके जो है वो आई ड्रॉप डालते हैं. ठीक है, सो लोअर आईलिड विल बी द करेक्ट आंसर टू एडमिनिस्टर आई ड्रॉप वेदर इट इज एन एंटीबायोटिक और एनी अदर. सो लोअर आईलिड विल बी द करेक्ट आंसर. सी NOSET 7, RRB, SGPGI, NVS, JIPMER, DMER and DHS. These all are upcoming exams. Okay, so for preparing for all these exams there is all-in-one courses that is you can take from the LearnX Nursing. Okay, what you will get here, all nursing subjects, daily test series with live rank, aptitude in maths also you will get live plus recorded classes. Okay, if you all are working somewhere and you are not able to do all the live classes, you can do recorded classes also. And this we are going to start from 10th of July and you will get a validity of 1 year. So this is a bonus opportunity for all of you. So for more information and for enrollment, you can contact to this number. Okay, so so students, hurry up, please don't lose this opportunity because all-in-one courses for all the competitive exams you are getting on this platform, that is LearnX Nursing. Okay, so next question. Which of the following is a correct sequence of conduction system of the human heart? आपको सीक्वेंस पूछा गया है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट का. सबको पता है कंडक्शन सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है. ठीक है, जिससे कि हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी और पंपिंग होता है. ये स्टार्ट कहाँ से होता है वही सीक्वेंस यहाँ पे पूछा गया है. ओके, पहले एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंज फाइबर, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स, bundle of his, AV node, SA node and Purkinje fibers, Purkinje fibers, bundle of his, AV node and SA node. देखिए सबसे पहली बात, राइट एट्रियम में हमारा जो फर्स्ट इम्पल्स कंडक्ट करता है वो SA नोड होता है, सेकेंड हमारा AV नोड होता है, देन हमारा बंडल ऑफ हिस होता है एंड देन हमारा जो है वो Purkinje fibers होता है. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर. अब देखिए ऐसे नोड से क्या होता है, इंपल्स जनरेट होके एवी नोड में जाएंगे, वहां से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस में अगेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे और पर्किंजे फाइबर्स में. ठीक है, यहाँ से जब ऐसे नोड एवी नोड को इंपल्सेस जो है पास ऑन करेगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से ब्रांचेस में, देन पर्किंजे फाइबर्स में जाएंगे. ठीक है, फिर क्या होगा, जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो पंपिंग एक्शन वहां पर होगा. यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, पेसमेकर. ठीक है, इट इज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट. ठीक है, ये कैसे शेप का होता है, हॉर्स शू शेप. ठीक है,
So this is the correct sequence: SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. Then next question is, what is the best way to prevent spread of infection in the ICU? ICU that is intensive care unit. आपको ICU में बेस्ट वे क्या रहेगा टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन? आपको इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचना है, ठीक है? इन्फेक्शन स्प्रेड होता कैसे? मोस्ट कॉमनली जो हमारा इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कैसे होता है? दैट इज अवर फ्रॉम आवर ओन हैंड्स, ठीक है? सो ऑप्शंस देखते हैं: हैंड हाइजीन, मास्क एंड ग्लव्स, स्टरलाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। हमको स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को बचाना है, ना कि प्रिवेंट करना है। स्टरलाइजेशन हम कब करते हैं? आफ्टर, ठीक है? आफ्टर मीन्स व्हाट? अगर कहीं एग्जांपल लीजिए, एक रूम में इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके जाने के बाद उस पर्टिकुलर रूम को स्टरलाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, डीप क्लीनिंग होती है, ठीक है? आफ्टर होता है। या फिर अगर हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें हमको स्टरलाइजेशन लगता है। बट इससे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे बेस्ट वे आईसीयू का पूछा गया है, ठीक है? देन मास्क एंड ग्लव्स, नो, द करेक्ट आंसर, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विल बी हैंड हाइजीन, ठीक है? हमारा जो हैंड हाइजीन है, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द आईसीयू। अगर हम हैंड हाइजीन का टाइमिंग की बात करते हैं तो सी, हैंड वॉशिंग एक होता है विथ सॉप एंड वाटर, और एक होता है हैंड रब, जो कि हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से करते हैं, ठीक है? हैंड वॉशिंग का टाइम कितना होता है टोटल? दैट इज 40 to 60 सेकेंड्स, इट्स आइडियल टाइम। और हैंड रब से कितना होता है? 20 to 30 सेकेंड। दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे कैन आस्क टू एनी पेपर। सो क्लियर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साउथ इंडियन पर्सन हु इज टेकिंग ओनली मेज, ठीक है? एक साउथ इंडियन पर्सन है जो क्या कर रहा है? मेज ले रहा है, ठीक है? मेज अपने खाने में ले रहा है, ओनली मेज, सिर्फ मेज ही खा रहा है, ठीक है? मेज मीन्स क्या होता है? हमारा मकई, ठीक है? इन द पर्सन मे सफर फ्रॉम विच डिजीज, ठीक है? सी, अ साउथ इंडियन पर्सन हु इज टेकिंग ओनली मेज इन द फूड, खाने में सिर्फ मक्का खा रहा है, ठीक है? या फिर मक्के से बनी हुई चीजें खा रहा है। द पर्सन मे सफर फ्रॉम विच डिजीज, तो उसको कौन सा डिजीज हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, पेलेग्रा हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है, रिकेट्सिया हो सकता है। देखिए, स्कर्वी किसके वजह से होता है? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। बेरी बेरी किसके वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, जिसका अनदर नेम क्या है? हमारा थाइमिन। ओके, रिकेट्सिया किसके वजह से होता है? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड अवर फॉस्फोरस, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेज के वजह से होता है, दैट इज मेज खाने के वजह से होता है। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पेलेग्रा, ठीक है? पेलेग्रा, इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, पेलेग्रा को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मेज ईटर डिजीज, मेज ईटर्स डिजीज, ओके? पेलेग्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेज ईटर डिजीज, ठीक है? ये किसके वजह से होता है? देखिए, पेलेग्रा जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। अब ये नियासिन कौन सा विटामिन है? नियासिन कौन सा विटामिन है? इट इज विटामिन B3, ठीक है? इसके वजह से ये होता है। पेलेग्रा के कुछ क्लासिकल सिम्टम्स है, इसमें 4 Ds आते हैं, ठीक है? डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, सॉरी नो डिहाइड्रेशन, इट इज डिमेंशिया होता है, एंड कैन कॉज डेथ ऑल्सो, ठीक है? मेज के मेज जो हमारा मकई है, मेज में क्या चीजें कम होती है?
एक होता है ट्रिप्टोफैन, इट्स ट्रिप्टोफैन, ओके। और एक होता है नियासिन। ठीक है, तो ये नियासिन कम होने के वजह से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, दैट इज विटामिन बी 3। हाँ सॉरी, इट्स नॉट विटामिन बी 2, इट्स विटामिन बी 3। ठीक है, इसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स है, दैट इज 4D, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। मेज में क्या चीज की कमी होती है, एक होता है ट्रिप्टोफैन और दूसरा क्या होता है, नियासिन। ठीक है, then next question is, what is the sequence of 3 layer of brain from outside to inside? बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हमारे जो ब्रेन है उसकी जो 3 लेयर्स है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इन 3 लेयर्स को, दीज आर मेनिंजेस। ठीक है, तो मेनिंजेस का सीक्वेंस पूछा गया है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, ब्रेन, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। ब्रेन सबसे पहले आएगा फिर पाया आएगा, नो, हमको ऊपर से नीचे पूछा तो ब्रेन हमारा लास्ट में आएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड ब्रेन, और या फिर ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर एंड ब्रेन। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट क्या आता है हमारा स्कल। स्कल के जस्ट नीचे जो होता है दैट इज अवर ड्यूरा मैटर। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो क्या आता है हमारा, एरेक्नोइड मैटर, और उसके जो जस्ट नीचे आता है वो हमारा क्या होता है, पाया मैटर, जो कि ब्रेन से बिल्कुल चिपका हुआ होता है। ठीक है, पाया मैटर, और उसके बाद में हमारा क्या आता है, ब्रेन। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर एंड ब्रेन, सी, अगर हमको पूछा गया आउटर टू इनर तो क्या आएगा, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। और अगर हमको पूछा गया इनर टू आउटसाइड, इफ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इनर टू आउटसाइड, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है जब पेपर सॉल्व करेंगे। इनर टू आउटसाइड अगर पूछा तो सबसे पहले आएगा ब्रेन, ब्रेन के ऊपर आएगा आपका पाया मैटर। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा एरेक्नोइड मैटर, और लास्ट में आपका आएगा ड्यूरा मैटर। ठीक है, ओके, देन आपको क्या पूछा, रूट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन। सी, एसजीपीजीआई में ना कोविड के रिलेटेड या फिर कोविड वैक्सीन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये पेपर बहुत इजी है। अगर इस पेपर को ध्यान से सॉल्व किया जाए तो दिस पेपर इज वेरी इजी, बिकॉज बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, रूट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन, आपको रूट पूछा गया, आईएम देते थे हम, आईवी, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस। यस, द करेक्ट आंसर इज इंट्रामैस्कुलर। कितना डोज देते थे, 0.5 ml। ठीक है, आईएम देते थे 0.5 ml। अब मुझे बताइए, अगर आपको मिनिमम एज पूछा गया, ठीक है, इंडिया में, इन इंडिया मिनिमम एज फॉर कोविड वैक्सीनेशन इज 12 years। इसके भी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को अलग से ना करते हुए मैंने इसी में ऐड ऑन कर लिया है। इन इंडिया मिनिमम एज फॉर कोविड वैक्सीनेशन इज 12 years। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स सस्टेन रिलीज कैप्सूल। ठीक है, सस्टेन रिलीज कैप्सूल मीन सिंपल है, कब कैप्सूल जो कि एंटरिक कोटेड है, ठीक है, कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया है टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को कैप्सूल बताया गया है, बट पेशेंट सेड, व्हाट पेशेंट सेड, दैट आई कांट स्वेलो द कैप्सूल, मैं कैप्सूल को स्वेलो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखिए, एक पेशेंट को कैप्सूल जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, बट पेशेंट क्या कह रहा है, मैं उस कैप्सूल को नहीं स्वेलो कर सकता, मुझे नहीं करना, ही इज रिफ्यूजिंग दैट आई कांट स्वेलो। देन व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ऐसे में नर्स क्या करेगी, कैप्सूल को खाने में छुपा के दे देगी, कैप्सूल को क्रश करेगी,
कैप्सूल को ओपन करके वाटर में देगी और रिक्वेस्ट करेगी फिजिशियन को कि प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कैप्सूल है ना तो हम कभी भी ऐसे कैप्सूल्स को जो है क्रश भी नहीं करते हैं और ना ही इसको ओपन करके देते, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। हाइड कैप्सूल इन फूड, इससे भी पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज रिक्वेस्टेड टू फिजिशियन टू चेंज प्रिस्क्रिप्शन। हमको फिजिशियन को रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज डॉक्टर आप प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए और उनको कैप्सूल की जगह कुछ अल्टर्ड फॉर्म में, अगर सेम जो मेडिसिन है, सेम कंटेंट का कोई मेडिसिन है, तो वो हम उनको दे सके। ठीक है, सो वी विल रिक्वेस्ट टू फिजिशियन to change the prescription. Okay. Next question is after surgical hand washing. क्या पूछा गया है? After surgical hand washing, the scrub nurse hand should be. एक स्क्रब नर्स है जिसने सर्जिकल हैंड वॉशिंग की है, तो जो स्क्रब नर्स रहेगी उसके हाथ इसको किस तरीके से रखने हैं? जस्ट अबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर रखना है, जस्ट बिलो द एल्बो, एल्बो के नीचे रखने हैं, जस्ट अबव द वेस्ट लेवल, ठीक है, या फिर जस्ट बिलो द वेस्ट लेवल। सी सर्जिकल हैंड वॉशिंग की मीन्स क्या है? इट इज एन असेप्टिक हैंड वॉशिंग, ठीक है, क्योंकि वो नर्स स्क्रब होने जा रही है, ऑपरेशन में जा रही है, सो इट इज अ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो जस्ट अबव द बिलो, सॉरी एल्बो, एल्बो के ऊपर रखना मीन्स व्हाट? नो, इसका कुछ मैट ये नहीं होता। जस्ट बिलो द एल्बो, नो, इट विल कंसिडर्ड एज कंटामिनेटेड ओनली। जस्ट बिलो द वेस्ट लेवल, वेस्ट लेवल के नीचे करेंगे तो अगेन हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज और सब एक्सपोज हो जाएगा, तो अगेन इट इज कंटामिनेटेड। यस, जस्ट अबव द वेस्ट लेवल, ठीक है, जस्ट अबव द वेस्ट लेवल। एंड एक और चीज इसमें आती है, दैट इज बिलो द शोल्डर लेवल। ठीक है, जस्ट अबव द वेस्ट लेवल एंड बिलो द शोल्डर लेवल विल बी अवर correct answer. After surgical hand washing, nurse should keep their hands just above the waist level and below the shoulder. Okay, ठीक है। Then next question is SARS stand for. आपको फुल फॉर्म पूछा गया है किसका? SARS का। देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, SARS पूछा गया है, ठीक है, तो डबल, ये डी से तो आएगा ही नहीं, जो भी है। क्या दिया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, नो। देन क्या दिया गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, नो। अब हमारे पास दो बच गए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अगेन आपको यहाँ पे सार्स दिया गया, SARS। अब देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, यस, पर क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में है? नो। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। देखिए वैसे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सार्स का फुल फॉर्म क्या है, बट अगर नहीं पता तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक टू करेक्ट योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि वो हमारा सही हो सके, ये भी हमें आना चाहिए। सो सार्स स्टैंड्स फॉर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ द डिजीज प्रोसेस? ओके, आपको सीक्वेंस पूछा है अगेन, किसके ऊपर? डिजीज प्रोसेस का। कोई भी कंडीशन जब होती है, कोई भी बीमारी जब होती है, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया गया है। इंक्यूबेशन, सबसे पहले इंक्यूबेशन होगा, प्रोड्रोमल स्टेज आएगी, इलनेस होगा, फिर जो भी ट्रीटमेंट हम उसको देंगे उसका डिक्लाइन आएगा, देन कॉन्वेलेसेंस स्टेज आएगी। ठीक है, या फिर बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद इंक्यूबेशन होगा, फिर प्रोड्रोमल स्टेज आएगी जहां पे सिम्टम्स चालू होंगे, फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो डिक्लाइन होगा, और फिर कॉन्वेलेसेंस स्टेज आएगी। ठीक है, देन कॉन्वेलेसेंस स्टेज आ जाएगी, पेशेंट एट द एंड स्टेज है, ठीक है, देन इलनेस हो जाएगा, देन इंक्यूबेशन होगा, देन उसके सिम्टम्स दिखेंगे, और देन जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो उससे डिक्लाइन करेगा। या फिर क्या है? प्रोड्रोमल, ठीक है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, फिर पेशेंट बीमार पड़ गया, उसके बाद उसको इंक्यूबेशन हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रही है उसको भी बीमारी, देन डिक्लाइन कर रहा है वो उस ट्रीटमेंट से, एंड देन कॉन्वेलेसेंस स्टेज में आ रहा है। सी, कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा, डिजीज प्रोसेस अगर कभी भी होता है ना, सबसे पहले इंक्यूबेशन होता है, उस पर्टिकुलर थिंग का स्टार्ट होता है, फिर उसके अंदर सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज में हमेशा साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, देन इलनेस होती है, मतलब बीमारी होती है, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो डिक्लाइन करता है, वो डिक्लाइन करता है तब वो कौन से स्टेज में जाता है? कॉन्वेलेसेंस स्टेज में। सो अवर करेक्ट आंसर इज इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, इलनेस, डिक्लाइन एंड कॉन्वेलेसेंस। ठीक है, सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। ये सारे ही सीक्वेंस जो है ये गलत दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन सर।
फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी वैक्सीन। आप सबको पता है डीपीटी वैक्सीन हमारे एनआईएस में आपने पढ़ा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, ठीक है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस, पेलेग्रा डिप्थेरिया टेटनस। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज है, डीपीटी पूछा तो डी 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 इसमें, तो ये तो वैसे ही नहीं होता। डिप्थेरिया टॉक्सिन पर्टुसिस क्या पूछा गया है? डीपीटी। अगेन ये यहाँ पे तो पहले टॉक्सिन दे दिया, देन डीटीपी, ये अगेन नहीं होता, पर यहाँ पे क्या दिया है? डीपीटी से डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस। दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। देखिए एसजीपीजीए में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए थे, इट्स वेरी इजी सीरियसली। देन पर्टुसिस क्या है? उसका अनादर नाम क्या है पर्टुसिस का? दैट इज वूपिंग कफ। ओके, पर्टुसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूपिंग कफ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको? वेर्निक्स एरिया, ठीक है, वेर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। आपको ये एनाटॉमी से क्वेश्चन है कि वर्निक्स एरिया जो ब्रेन का है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज फॉर एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए जो ये वर्निक्स एरिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, कौन से एरिया को ये कवर करता है? दैट इज टेम्पोरो पैराइटल एरिया, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए हमारा वर्निक्स एरिया? हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए, विजन के लिए, या फिर पेन के लिए? पेन का आपका सबको पता है क्या है हमारा, सॉरी विजन के लिए दैट इज ऑसिपुट, तो ये तो वैसे ही नहीं होता। हियरिंग के लिए हमारा क्या है? ओनली टेम्पोरल, ठीक है, तो ये भी नहीं होता। देन बचा हमारा पेन और स्पीच, तो फिर जो स्पीच है, ठीक है, ये इसका एक दूसरा नाम हम बोलते हैं दैट इज अफेजिया, इनएबिलिटी टू स्पीच। जब वर्निक्स एरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज टेम्पोरोपैराइटल एरिया इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है? हमारा स्पीच इफेक्ट होता है, ठीक है, अफेजिया होता है, ठीक है। दो टाइप के अफेजिया होते हैं, ठीक है, एक होता है रिसेप्टिव और एक होता है एक्सप्रेसिव, ठीक है। रिसेप्टिव अफेजिया में क्या होता है? अफेक्ट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। किस चीज को अफेक्ट करता है? अफेक्ट एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्पीच, ठीक है। एक्सप्रेसिव में क्या है? उसको पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो बोलना चाहेगा, बट देर इज ट्रबल टू स्पीक, वो बोल नहीं सकता, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज अगर आपने वर्निक्स एरिया के रिलेटेड सुना होगा दैट इज वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी में भी तो यही होता है, पेशेंट एनसेफेलोपैथी में चला जाता है, उसके वजह से वो कुछ भी बात करेगा या फिर कुछ भी नहीं करेगा, मीन्स दे डोंट इवन नो दैट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर टॉकिंग टू देम, क्या हम उनसे बोल रहे हैं, क्या वो हमसे कह रहे हैं, उसमें कुछ भी मीन्स उसका मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। सो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी में भी क्या होता है, और ये किसके वजह से होता है? विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। और इसमें क्या होता है साथ में? यूजुअली किस में देखा जाता है हमको? क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट में जो है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 5 year old चाइल्ड, ठीक है, 5 साल का बच्चा है और उसका वेट भी दिया गया, कितना वेट दिया गया है? 18 kg का बच्चा है, ठीक है। विच ऑफ द विच साइज ऑफ, ओके, विच साइज ऑफ फॉलिस कैथेटर वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस चाइल्ड? 5 साल का बच्चा है जिसका वजन कितना है? 18 किलो, ठीक है। तो उस बच्चे को कितने साइज का फॉलिस कैथेटर जो है वो हम लगाएंगे, ठीक है, कौन सा साइज हम यूज करेंगे? 6 फ्रेंच का, 8 फ्रेंच का, 10 फ्रेंच का, या फिर 12 फ्रेंच का? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यूजुअली जो पीडियाट्रिक्स में होता है, सॉरी, फॉलिस कैथेटर अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं तो 6 फ्रेंच, 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच एंड 12 फ्रेंच, दिस ऑल आर यूज, ठीक है। ये यूजुअली जो है न्यूनेट्स और इन्फेंट में हम 6 फ्रेंच यूज किया जाता है, ठीक है। 8 फ्रेंच जो है 8 इन्फेंट्स में भी यूज करते हैं, टॉडलर्स में भी यूज कर लेते हैं, बट जो 10 और 12 है, ठीक है, यूजुअली क्या है ना, ये जो 10 और 12 है ये हम लोग 5 years के बाद वालों में यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है, 10 फ्रेंच या फिर 8 फ्रेंच, तो ये दोनों तो हमारे वैसे ही नहीं होंगे। बट वन मोर थिंग,
देर इज वन ऑप्शन, अब यहाँ पे ना दोनों दे दिए, 10 का भी यूज करते हैं हम, 12 का भी यूज करते हैं, बट अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि हमारा करेक्ट आंसर कैसा होगा, तो उसके लिए ना आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। यूरिनरी कैथेटर इन फ्रेंच, ठीक है। बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 3 + 4, ठीक है। बॉडी वेट कितना दिया है हमको 18, 3 + 4, ठीक है, 3 6 18 हो गया, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकालने के लिए अगर हमने फॉर्मूला यूज किया है, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज 10 फ्रेंच, ठीक है, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फीमेल क्लाइंट came to the hospital and stating to the doctor that she cannot differentiate in red and green color, ठीक है। विजन के रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर एक पेशेंट आई है हॉस्पिटल में, डॉक्टर को बोल रही है कि मैं रेड और ग्रीन कलर को मीन्स डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ कि ये रेड कलर का कार्ड है और ये ग्रीन कलर का कार्ड है, मीन्स शी इज हैविंग प्रॉब्लम इन कलर विजन, ठीक है, आइडेंटिफाई टू कलर। देन वाइल प्लेइंग द कार्ड्स एंड सीइंग द ब्लड ऑल्सो, सो डिजीज ऑकर इन विच ऑर्गन, देखिए यहाँ पे ऑर्गन की बात की, एक बात तो हमको समझ में आ गया कि आई में प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है हमको। रेटिना, कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, अ फीमेल क्लाइंट केम टू द हॉस्पिटल एंड स्टेटिंग टू द डॉक्टर दैट शी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन रेड एंड क्लीन कलर, वो रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, लाइक वाइल प्लेइंग द कार्ड्स एंड सीइंग द ब्लड। डिजीज ऑकर इन विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन में डिजीज हो रहा है, आई में हो रहा है, ये तो हमारा आंसर आ गया, बट अब उसके पार्ट्स दे दिए, तो कौन सा पार्ट है जो विजन के रिलेटेड होता है स्पेशली, दैट इज अवर रेटिना, ठीक है। कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस जो है वो नहीं होता। अब रेटिना की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें है ना रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं, ठीक है। रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर डिम लाइट, और जो हमारे कोन्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर कलर विजन। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, ठीक है। सो जो कोन पार्ट होता है हमारे रेटिना का, ठीक है, जो कोन्स होते हैं हमारे रेटिना के पार्ट के, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट, अगर कहीं किसी को भी कलर विजन से प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब है कि हमारा जो रेटिना का कोन्स पार्ट है उसमें कुछ तो डिफेक्ट आ रहा है, उसमें कुछ तो एबनॉर्मेलिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स गिव्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है, नर्स ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी है किसको, 76-year-old वुमेन इन हेल्थ फेयर, इट वुड बी विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। 76-year-old की एक वुमेन है, दादी है, जिसको हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी है, तो ये हमने कौन सा टाइप ऑफ प्रिवेंशन उस पर्टिकुलर लेडी के लिए किया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग 76-year-old दिया गया है, ठीक है, 76 ईयर्स की है, इट मीन्स व्हाट, शी इज वल्नरेबल, ठीक है, शी इज हाईली प्रोन टू गेट इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और एनी अदर कुछ और भी होने के लिए वो सबसे ज्यादा हाइयर रिस्क पे है, ठीक है, तो उसलिए हमने वैक्सीन दी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किया है पेशेंट का, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किया है, प्राइम मॉडल किया या सेकेंडरी किया है, यस इट इज प्राइमरी लेवल, ठीक है। हमने प्राइमरी लेवल पे पहले ही हमको पता चल गया है उसकी एज देख के कि शी इज एट हाइयर रिस्क, शी कैन अफेक्ट विद द इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सो इसलिए हमने क्या किया, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कर दिया बाय गिविंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टू हर, ठीक है। Okay, next question is which hormone is responsible for stimulating suckling reflex during lactation, ठीक है, suckling reflex जो होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन उसमें कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ईस्ट्रोजन दिया है, प्रोलैक्टिन दिया है, ऑक्सीटोसिन एंड गैलेक्टोप्रोटीन, से यहाँ पे लैक्टेशन की बात हो रही तो ईस्ट्रोजन और गैलेक्टोप्रोटीन तो होगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए P फॉर प्रोडक्शन एंड P फॉर प्रोलैक्टिन, सो प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। यही अगर हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
milk ejection. So here the correct answer will be oxytocin. ठीक है, बाकी नहीं होगा. प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Okay, next question is which hormone is secreted by the posterior lobe of the pituitary gland. ठीक है, again it is a hormone. पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? हमारा वेसोप्रेसिन, एफएसएच, टीएसएच या फिर मेलेटोनिन. देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस. ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है पिट्यूटरी. अब उसके बाद में भी एक दो चीज आती है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. जस्ट अ मिनट. एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन से आते हैं? फ्लैट पिग इसके लिए एक नाम है. ठीक है, इसके लिए जो एक नाम है दैट इज फ्लैट पिग. एफ फॉर क्या होता है हमारा? एफएसएच. एल फॉर होता है एलएच. ठीक है, ए फॉर होता है हमारा एसीटीएच. टी फॉर होता है टीएसएच. पी से होता है हमारा प्रोलैक्टिन और जी से होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन. ये सब कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से. अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से कैसा होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट तो होंगे लेकिन पहले वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं. यहाँ पे दो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं. कौन सा? एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है? एडीएच. ठीक है, बट उसके बाद में यही वाले जो हॉर्मोन्स है, ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन है और ये जो हमारा वेसोप्रेसिन है, ये क्या होते हैं? स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, सो ये सिक्रीट भी कहाँ से होंगे? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. अब ऑप्शन में इसमें से कुछ दिखे, ना ही एफएसएच होगा क्योंकि ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से है, टीएसएच भी एंटीरियर पिट्यूटरी से है, मेलाटोनिन आल्सो इज नॉट देयर. सो जो हमारा वेसोप्रेसिन है जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा? एडीएच विल बी अवर करेक्ट आंसर बिकॉज ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. फाइन, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज while patient is receiving ट्यूब फीडिंग. ठीक है, कौन सा ट्यूब फीडिंग यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बट ट्यूब फीडिंग बोला है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा फीडिंग पकड़ेंगे? दैट इज अवर एनजी फीडिंग, जिसको हम और एक चीज क्या बोलते हैं? एनजी फीडिंग का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? गैस्ट्रिक गवाज. दैट इज एनजी फीडिंग. ठीक है, द हाइट ऑफ कंटेनर शुड बी मेंटेन. हाइट ऑफ कंटेनर यानी जब अगर हम पेशेंट को ट्यूब फीडिंग देंगे सिरिंज से तो उसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए? 18 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में पूछा है. 45 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर. फर्स्ट अगर हम लोग टोटल लेंथ की बात करते हैं, दैट इज 125 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया. देन अगर हम बात करते हैं कि जब हम एनजीटी फीडिंग दे रहे हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, तो हमारा जो 45 सेंटीमीटर है वो जो लेंथ है एडिक्वेटली जो होनी चाहिए वो कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर.
ठीक है, बिकॉज ये ग्रेविटी से जाता है इसीलिए। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंचेस में, अगर हमने बात की इंचेस में तो कितना आता है, दैट इज 12 to 18 इंच। आपको इंच में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एम्स में पूछा गया था। 12 to 18 इंचेस जो है वो हम रखते हैं। वाइल पेशेंट इज रिसीविंग ट्यूब फीडिंग, दैट इज एनजी ट्यूब फीडिंग, द हाइट ऑफ कंटेनर शुड बी मेंटेन एट 45 सेंटीमीटर, दैट इज 12 to 18 इंचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर BMW, व्हाट इज BMW? इट इज बायोमेडिकल वेस्ट। Rule number 2016, which type of the hospital waste is discarded in yellow dustbin? ठीक है, कौन से टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट को हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन। एनाटॉमिकल एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट, आईवी लाइन या फिर इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास। देखिए, इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? ब्लू कार्डबोर्ड। आईवी लाइन किस में डिस्कस करते हैं? रेड बिन। शार्प इंस्ट्रूमेंट किस में जाता है हमारा? व्हाइट कलर। ठीक है, और एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाता है? एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाता है? हमारे येलो बिन में। ठीक है, साइटोटॉक्सिक में किस में क्या जाता है? हमारा कीमो एजेंट्स। सो करेक्ट आंसर विल बी anatomical and cytotoxic waste goes to yellow bin. Then next question is purpose of Kegel exercises. ठीक है, कीगल एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है कीगल एक्सरसाइज का पर्पस? स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ शोल्डर मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ काफ मसल्स और स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेसेंटर मसल्स। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेसेंटर मसल्स भी नहीं, काफ भी नहीं एंड शोल्डर भी नहीं। ठीक है, शोल्डर का कोई काम नहीं है, काफ मसल्स का भी काम नहीं है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथन ऑफ मेसेंटर मसल्स, दैट इज हमारी जो मेसेंट्रिक आर्टरी, ये एब्डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू एब्डोमिनल मसल्स, दिस आर दिस ऑल आर अबाउट एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज क्यों करते हैं? जो भी हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स है, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर जितने भी मसल्स आ रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड प्रिवेंट एटेलेक्टासिस फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एटेलेक्टासिस की, इसका मीनिंग क्या है? कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड प्रिवेंट एटेलेक्टासिस फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी? पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी है, नर्स ऐसा क्या एक्शन करेगी जो कि उसको एटेलेक्टासिस यानी कि उसके लंग्स को कोलैप्स होने के लिए बचाएगी? ऑक्सीजन देगी बाय फेस मास्क, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाएगी, सिम्स पोजीशन देगी, सिम्स पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं देगी। ठीक है, इट विल अगेन क्या करेगा? उसके जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो लंग्स है, उसको और डैमेज कर देगा, और साथ में जो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो वी कैन नेवर गिव सिम्स पोजीशन। अर्ली सजेशन एनपीओ, नील पर जो नील पर माउथ है, अगर एनबीएम हम जल्दी आउट कर देंगे तो पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे। नो, इट्स ऑल्सो नॉट लाइक दैट। सो ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, क्या हम पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन पे रखेंगे या फिर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करेंगे जिससे कि पेशेंट की जो लंग्स है उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, बिकॉज इट विल improve the functioning capability of the lungs and it will prevent from atelectasis, that is collapsing of lungs. ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पस। ओके, किसी का तो भी पर्पस पूछा है भाई। पर्पस बिहाइंड यूजिंग द स्टॉकिंग फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। अगेन, पेशेंट एब्डोमिनल सर्जरी है, पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हो गई है, तो अब पेशेंट को स्टॉकिंग लगा है, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट एटेलेक्टासिस, पैरों में स्टॉकिंग लगाए हैं और एटेलेक्टासिस को प्रिवेंट करेगा? नो, उसके लिए तो हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री दे रहे हैं, अभी देखा। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, स्टॉकिंग लगाने से डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होता है? नो। टू प्रिवेंट डीवीटी, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या फिर टू प्रिवेंट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ये जो मेटाबॉलिज्म एरर है।
सो टू प्रिवेंट DVT दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी है, ज्यादा मोबिलाइजेशन वगैरह भी हम कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो बताया नहीं है कि मेजर सर्जरी की माइनर, बट इट इज अ सर्जरी। पर हमको इतना पता है कि सर्जरी स्टार्टिंग के 2 डेज तो हम मोबिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। सो टू प्रिवेंट DVT हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्टॉकिंग्स पहनाते हैं, स्टॉकिंग्स पहनाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी टू प्रिवेंट DVT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन सीज इन IDA? व्हाट इज IDA? क्या है IDA? इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अ फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आता ही है कुछ ना कुछ एनीमिया से, ठीक है। एनीमिया की कंडीशन हो रही है, सबसे पहली बात देखो, जब भी एनीमिया होता है तो फर्स्ट थिंग एक तो फटीग होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी काम करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे फटीग होगा, थकावट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखते क्या होगा, इंक्रीजिंग, ये सांस फूलती है ना, हम थोड़ा सा काम करते तो हमको हाफना शुरू कर देते हैं हम। देखते ऑप्शंस क्या दिए, डिक्रीज ब्रीदिंग एंड इंक्रीज एक्टिविटी, ब्रीदिंग कम हो जाएगी और एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नो। इंक्रीज ब्रीदिंग एंड इंक्रीज एक्टिविटी, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे सांस भी फूलने लगेगी, ये तो हमेशा ही नॉर्मल में होता है। डिक्रीज ब्रीदिंग एंड डिक्रीज एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ साथ ब्रीदिंग भी डिक्रीज होगी, नो। बट इंक्रीज ब्रीदिंग एंड डिक्रीज एक्टिविटी, यस, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि काम तो कम होगा, क्योंकि वो थक गया, लेकिन उस थोड़ा सा भी काम करने पे क्या होता है, एनीमिया वाले पेशेंट में सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 39-year-old पर्सन, ठीक है, 39-year-old पर्सन है, हैड स्मोकिंग सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है, स्मोकिंग का उसको लॉन्ग टाइम का हिस्ट्री है, विच इज अ मेजर रिस्क फैक्टर टू कॉजिंग, ठीक है। एक 39 ईयर का पर्सन है जिसको लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है कि वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसको कौन सी कंडीशन हो सकती है। देखिए, अगर हम ना रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग, अगर हम कोई पेशेंट स्मोकिंग लेता है लॉन्ग टर्म से तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या, देखो, एक तो ना वो हार्ट को कॉज करता है, इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, कैंसर कॉज करता है, किडनी, मल्टी, मतलब बहुत सारी चीजों को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मेजर रिस्क होगा, देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको, COPD, पेशेंट को OCD हो जाएगा, पेशेंट साइकेट्रिक हो जाएगा, नो, निमोनिया हो जाएगा, या मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आपको पता है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया इज आल्सो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। पर यहाँ पे हम स्मोकिंग के वजह से कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन सा रिस्क है कि पेशेंट को स्मोकिंग करने से हो जाएगा, दैट इज COPD, ठीक है। COPD विल बी अवर करेक्ट आंसर। अगर हम COPD की बात करते हैं तो ये क्या है, इट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैरिड आउट बाय द स्टमक, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टमक पूछे गए हैं आपको, एक्सेप्ट वन, 4 ऑप्शन में से कोई भी ऐसे 3 ऑप्शन है जो कि स्टमक के फंक्शंस है, और एक ऐसा है जो उसके फंक्शन में नहीं आता है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द स्टमक, GIT एंजाइम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी एंजाइम है वो स्टमक ही मींस सिक्रीट करता है, एसिड सिक्रीशन, यस, HCl सिक्रीट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी कि क्या है हमारा पेरिटालसिस मूवमेंट, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। बट क्या आपने ये पता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो है वो कहाँ होता है, इट ऑलवेज ऑकर इन इंटेस्टाइन, सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से SGPGI के कुछ क्वेश्चंस थे, बट अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे गए हैं, 1 लाइनर्स पूछे गए हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है छोटी छोटी चीजों को लेकर तो इजीली आप लोग SGPGI जैसा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्लीज जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है प्लीज आप इसको कीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल to all of you for solving the upcoming exam. So all the very best and thank you.